नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज टॉपिक के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है उपकल्पना, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। इसके हम लोग प्रकार के बारे में बातचीत करेंगे, शोध के बारे में बातचीत करेंगे। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो रहेगी, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो बने रहिएगा। देखिए, जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो नेचुरल साइंसेज हो, प्राकृतिक विज्ञान हो, या हमारे सोशल साइंसेस हो, सामाजिक विज्ञान हो, इन सब में जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमारे सामने एक चुनौती ये आती है कि हम किस बात को प्रूव करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। उसी से जुड़ा हुआ जब हम एक कथन, एक वाक्य लेते हैं जिसे हम आगे चल के प्रूफ या डिसप्रूफ करेंगे, जिस लाइन पे हम काम करेंगे उसी लाइन को हमने उपकल्पना कह दिया है। अभी मोटे तौर पे हम इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर ये नेचुरल साइंसेस में उपयोग की जाती है, क्योंकि नेचुरल साइंस ही वो साइंस है जिसमें ज्यादा हम डिटेल्ड और प्रिसाइज, मतलब विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं, उतनी सटीक व्याख्या कर सकते हैं उन चीजों की जो कि सोशल साइंसेज में उतनी नहीं की जा सकती है। तो ज्यादातर नेचुरल साइंसेज में ये प्रयोग की जाती है, सोशल साइंसेज में ये कम प्रयोग की जाती है, हालांकि आजकल इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो उसी के आधार पे हम जब अध्ययन करते हैं किसी रिसर्च में और पाते हैं कि हाँ भाई, ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों के बीच में हमें काम करना है, इन दोनों चीजों के बीच हमें संबंध बताना है या हमें कार्य कारण प्रभाव बताना है, इस प्रकार से हम एक पूर्व अपना अनुमान लगाते हैं, एक कथन लेते हैं और उसी कथन को हम कल्पना, उपकल्पना कह देते हैं, हाइपोथेसिस कह देते हैं। आइए इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं और इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू कैलिंगर के अनुसार ए हाइपोथेसिस इज ए कॉन्जेक्चुरल स्टेटमेंट। कॉन्जेक्चुरल मतलब कल्पित अनुमान है, ये कल्पना के आधार पर है, ये कल्पना के आधार पे कल्पना के आधार पे बनाया गया एक स्टेटमेंट, कॉन्जेक्चुरल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा चरों के बीच में, दो से ज्यादा चरों के बीच में हमने कुछ चर स्थापित किए हैं और उन्हीं के आपस के सहसंबंध को जब हम कल्पना के आधार पर एक स्टेटमेंट का रूप दे देते हैं, कथन का रूप दे देते हैं, तो हम उस चीज को हाइपोथेसिस कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने कहा कि जिन बच्चों का वजन कम होता है वो पढ़ने में कमजोर होते हैं, मान लेते हैं, यह मेरा एक उपकल्पना है मान लीजिए, या हमने एक अपने कल्पना के आधार पे कोई भी एक स्टेटमेंट बनाया और हमने कहा जिन बच्चों का वजन कम होता है वो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं। अब हमारी जो रिसर्च चलेगी वो इन्हीं दोनों वेरिएबल्स के सहसंबंध के आधार पे आगे चलेगी और हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई वजन का प्रभाव बच्चों के कमजोर होने पे पड़ता है तो कितना पड़ता है और क्या क्या फैक्टर इसमें डिटरमाइन करते हैं, उन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे, ऐसा कैलिंगर कहते हैं। ब्लैक एंड चैंपियन के अनुसार ये डेफिनेशन पूछी भी गई है एग्जाम्स में, इसको आप याद कर लीजिएगा। डिफाइन ए हाइपोथेसिस एज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव मतलब अभी हमारा काम ऐसे है, मतलब टेम्परेरी बेस पर है ये, इसको हम लोग टेम्परेरी स्टेटमेंट बोल सकते हैं। मतलब अभी है, फिर थोड़ी देर बाद हो सकता है बदल जाए। अभी हमारे पास ये दो चीजें हमने ली हैं, हो सकता है हमें इनमें कोई और संबंध देखने को मिल जाए, हो सकता है संबंध ना देखने को मिले तो किसी और चीज में हम संबंध देखने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा कि हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है ये, द वैलिडिटी ऑफ विच इज यूजुअली अननोन, यानी कि जिसकी वैधता की अगर हम बातचीत करें तो वो हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, ठीक है, यानी कि उसकी वैधता हमें ज्ञात नहीं है। उदाहरण के लिए आपने एक बात देखी कि भाई सिगरेट पीने से लोगों को कैंसर होता है, तो ये आपकी हाइपोथेसिस हो गई। और अभी ये टेम्परेरी है, अभी आपको नहीं पता है कि जब आप आगे बढ़ेंगे अपने रिसर्च में तो यही चीजें रहेंगी या उसमें कुछ और भी मिल जाएगा, क्या क्या फैक्टर्स आपको मिलेंगे आपको नहीं पता। लेकिन किसी चीज के बारे में आपका एक टेम्परेरी अनुमान है, ये अनुमान है, आपने इधर उधर देखा, थोड़ा सोचा समझा, जाना, अपनी इंद्रियों को
आपने कहा कि भाई चलो कुछ जानने की कोशिश करते हैं, और वहां से वाली चीजें लिख के आई। तो सिगरेट से कैंसर होता है, ये वाली बात हमने अपने अनुमान के आधार पर जानी। और जिसकी वैधता, यानी कि यह सिगरेट से कैंसर होता है, इस बात की वैधता यानी इस कथन की वैधता कितनी है, ये हमें अभी पता नहीं है, ये अज्ञात है। यानी कि अब हम आगे जैसे जैसे रिसर्च में बढ़ेंगे उस हिसाब से हम इसमें काम करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो हमें हाइपोथेसिस का निर्माण करवाती हैं, और इन्हीं के आधार पे हम जब अध्ययन करते हैं किसी भी रिसर्च में, किसी भी सत्य का पता लगाने के लिए, तो वो हमें एक दिशा देती हैं और आगे बढ़ने के लिए एक गाइड, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई ये गाइड है हमारा, ये हमको बताएगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो हमको एक गाइड की तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेनल के अनुसार हाइपोथेसिस इज रिटन इन सच ए वे, यानी कि कुछ इस तरीके से लिखी जाती है कि दैट इट कैन बी प्रूवन और डिसप्रूवन, यानी कि इसे सत्य प्रमाणित किया जा सकता है या असत्य प्रमाणित किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है या असिद्ध किया जा सकता है बाय वैलिड एंड रिलायबल डेटा। यानी कि आपने जब ये बात कही कि सिगरेट से कैंसर होता है, तो ये बात सिद्ध भी की जा सकती है और असिद्ध भी की जा सकती है। आपको ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, आपको कुछ वैध और विश्वसनीय आंकड़े तलाशने होंगे जो आपके इस पक्ष में या विपक्ष में काम करते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दीज डेटा दैट वी परफॉर्म आवर स्टडी, यानी कि हम अपनी शोध को, हम अपने अनुसंधान को, अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके आधार पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उसकी वैध और विश्वसनीयता को जांचेंगे, और उसके आधार पे हम बताएंगे कि जो भी हमने बात कही है, जो भी हमने हाइपोथेसिस रिटन लिखी है, वो सत्य है, असत्य है, या सिद्ध कर सकते हैं, उसको असिद्ध कर सकते हैं, या उसमें और क्या फेरबदल की जा सकती है। कोहन ने उपकल्पना को मध्य बिंदु कहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, उपकल्पना को मध्य बिंदु कहा है। कैसे कहा है? उपकल्पना को अनुसंधान का मध्य बिंदु कहा है। इनके आधार पे अगर हम इनकी माने तो कैसे इस चीज को समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट ए था जहां से आपने रिसर्च शुरू करी और आप बी की तरफ बढ़ने वाले थे, यानी कि ये आपका आइडिया था, यहाँ पे आपको निष्कर्ष निकालना है। कोई भी बात है, रिसर्च बड़ी लंबी छोटी कुछ भी हो सकती है। ए तक आपने जो भी आप चीज करना चाहते थे उसके आधार पे आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपने उसके बारे में लोगों से डेटा कलेक्ट किया, सोचा समझा, क्या निकला उसके आधार पे, और एक हाइपोथेसिस का निर्माण कर लिया आपने किसी ओ पॉइंट पे। कोहेन का कहना है कि आधी रिसर्च तो आपकी यहीं हो गई, आधी रिसर्च तो आपकी यहीं हो गई जब आपने हाइपोथेसिस का जनरेशन कर लिया, क्योंकि अब हाइपोथेसिस ही आपको यहां तक लेके आई है और यही आपको आगे की तरफ लेके जाएगी बी पॉइंट तक। इसीलिए अनुसंधान का मध्य बिंदु कह रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए अब हाइपोथेसिस भी ऐसे ही नहीं बना ली जाएगी। इनका कहना है कि पहले आप उसके बारे में कुछ अपने पूर्व अनुभव ज्ञात कीजिए, उनके बारे में कुछ लिटरेचर रिव्यू करिए, उनके बारे में बहुत सारे लेखों को पढ़िए, तरह तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने की कोशिश करिए, और तब आप हाइपोथेसिस बनाइए और उस हाइपोथेसिस को आगे काम करने के लिए आप अपने अनुसंधान में इस्तेमाल करिए, जैसे कि हमने ये बात बताई है। एक और खास बात हाइपोथेसिस की होती है कि इसकी सत्यता की परीक्षण किया जाना अभी बाकी है, यानी कि अब हमें नहीं पता है कि ये वाली चीज सत्य होगी कि नहीं, लेकिन हाँ हमें यह पता है कि हमें इस लाइन पे काम करना है। ठीक है, उसी तरीके से बात है जिस तरीके से आप किसी कार के रेस को देखने जाते हैं, तो कार की रेस में वो कार वाला जीतेगा या नहीं जीतेगा। आपने मान लिया ए कार पे आपने बोला कि भाई ए कार जीतेगी, विन करेगी, तो ये जीतेगी या नहीं जीतेगी ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस पर रिसर्च करेंगे, आप उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, आप उसका जो काम करने का तरीका है, जीतने का तरीका है, उसको देखेंगे। उसके आधार पे आप कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी भी वो सत्य होगी वो बात
या असत्य होगी, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरी रेस बैठ के देखेंगे और अंत में विजेता का नाम घोषित किया जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई ए वाला जीता है या नहीं जीता है। यानी कि हाइपोथेसिस को हमें आगे चल के प्रूव या डिस्प्रूव, जैसा भी चीजें हैं, जैसा भी डेटा मिलेगा उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। हम पहले से कुछ भी नहीं बता सकते, बस हमें ये पता है कि हमें कार और जीतने के बारे में बातचीत करनी है, ना कि वहां पे कितनी लोग हैं जो पिज्जा खा रहे हैं। मतलब हमें अपने आउट ऑफ सिलेबस में पढ़ाई नहीं करनी है, हमें सिलेबस बना लेना है कुल मिला के इस तरीके का। ठीक है, ये एक बात हो गई। गुड एंड हार्ट के अनुसार यहाँ पे डेफिनेशन दी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेफिनेशन से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा, एक वैलिड चीज आपको मिलेगी, और इसी को आप अपने एग्जाम्स में अगर हाइपोथेसिस पूछा जाता है, अगर आप इनमें से कोई भी 3 डेफिनेशन शुरू के लाइंस पे लिख देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है। गुड एंड हार्ट के अनुसार उपकल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक आवश्यक कड़ी है जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायता देती है। उपकल्पना सिद्धांत और अनुसंधान यानी कि थ्योरी और रिसर्च के बीच में, हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करते हैं, फिर थ्योरी बनाते हैं, उसी थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर से रिसर्च करते हैं, तो एक सर्कुलर चीजें चलती रहती है, ये से इधर आता है, ये इधर जाता है। तो सिद्धांत के निर्माण में रिसर्च काम करेगी, और रिसर्च के लिए हमें कुछ पहले से थ्योरी पता होनी चाहिए। तो उनका कहना है कि एक बीच की आवश्यक कड़ी है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि उपकल्पना, ये दोनों के बीच की एक आवश्यक कड़ी है, कुछ इस तरीके से कि इसमें अतिरिक्त ज्ञान में ये सहायता देती है। मान लीजिए आपने कोई तीर तुक्के से कोई 2 चीजों के बारे में आपने स्टेटमेंट लिया और आप रिसर्च करने गए, अब या तो वो बात प्रूव होगी या डिस्प्रूव होगी, दोनों ही मामलों में आपने एक रिसर्च करी है। वो बोलते हैं ना कि मुझे 10,000 बार लगे एक बल्ब बनाने में, तो कहते 10,000 बार में फेल नहीं हुआ, मुझे 10,000 ऐसे तरीके पता चल गए जिनसे बल्ब नहीं बनता है। तो वहां पर भी यही बात हुई, ये भी एक रिसर्च हुई कि भाई ये तरीका काम नहीं करेगा। आपको मान लीजिए अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है, तो आपको कम से कम ये तो पता हो कि भैया ये वाला रास्ता स्टेशन नहीं जाता, ये वाला रास्ता स्टेशन नहीं जाता है, तो ये नहीं जाता, ये नहीं जाता, तो शायद ये जाता होगा। आइए चल के देखते हैं, 90% चांसेस हैं कि वो रास्ता आपके स्टेशन की तरफ जाता हो। इस तरीके से हम उपकल्पना या हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान चीज है, लोगों ने कठिन बनाई हुई है, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। G.A. लंडबर्ग के अनुसार उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन से आशय यह होता है कि लगभग लागू होता है सभी पर। तो उसको हम लोग बोलते हैं सामान्यीकरण कर दिया। तो वो बोलते हैं कि काम चलाऊ एक सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना अभी बाकी है। उदाहरण के लिए हमने कह दिया कि टीवी देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्या सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं? नहीं, हमने बोला कि लगभग सभी पर ये बात लागू हो जाती है। अच्छा, तो आपने कभी टेस्ट किया? नहीं, ये तो मेरी हाइपोथेसिस है भाई, ये तो मैं अपने अनुमान के आधार पे, अपने जितना भी मैंने पढ़ा है, समझा है, उसके आधार पे मैं ये बात करता हूँ। अच्छा, आपने रिसर्च नहीं करी? नहीं, रिसर्च नहीं करी। चलिए 1 साल बाद आइएगा, रिसर्च करके बताइएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, टीवी देखने से बच्चों में कुछ इस तरीके की प्रवृत्तियां डेवलप हो जाती हैं जो उन्हें हिंसात्मक बनाती है। उसके लिए मैंने ये आंकड़े तलाश किए हैं, इस क्षेत्र का अध्ययन किया है, इतने से इतने साल के बच्चों का मैंने अध्ययन किया था, उनके अध्ययनों में मैंने पाया। इसका मैंने काउंटर अध्ययन भी किया किसी दूसरे इलाके में जाके, और उस डेटा में और इस डेटा में करीब 2% का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई ये जो मैंने बात कही है ये लगभग सत्य जा रही है मेरे रिसर्च में। ठीक है, यहां तक की बात हुई। अपने बिल्कुल प्रारंभिक स्तरों पर उपकल्पना एक अनुमान, एक कल्पनात्मक विचार अथवा पूर्वानुमान आदि कुछ भी हो सकता है। यानी कि जब भी आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसके फर्स्ट स्टेज में वो एक अनुमान होती है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता होगा, शायद ये इस तरीके से काम करता होगा, और उसी शायद के बदौलत आप आगे बढ़ते हैं, अपनी कल्पनाओं को अधिक से अधिक प्रयोग करके उनमें नई नई चीजें ढूंढते हैं, और पूर्वानुमान के आधार पे आप उस हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं।
ठीक है, जो बाद में किसी क्रिया अथवा अनुसंधान का आधार बन जाती है। और जब वो हाइपोथेसिस पक्की हो जाएगी तब आप उसी लाइन पर काम करेंगे और अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भाई यहाँ पर मुझे पहुंचना है। यह हाइपोथेसिस इसी तरीके से काम करती है कि आप जा कहाँ पर रहे हैं, करना क्या है, क्या नहीं करना है, किस चीज को प्रूव करना है या किस चीज के बारे में जानकारी लेनी है आपको, इसके बारे में ये बातचीत करता है हाइपोथेसिस। गुड एंड हार्ट के अनुसार उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। अब वही बात फिर से रिपीट होके आ रही है कि जब तक हम इसे टेस्ट नहीं करेंगे, इसके बारे में आगे चल के रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कैसे इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो इसकी परीक्षा की जाना अभी बाकी है या की जा सकती है इसको वैलिड प्रूव करने के लिए। बोगार्डस के अनुसार उपकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता है। मान्यता से मतलब हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता है, ये हमारा अनुमान है, एक कंजक्चर है, एक स्टेटमेंट है, एक कल्पित अनुमान है जिसकी परीक्षा किया जाना अभी बाकी है। जब वो परीक्षण करके सिद्ध हो जाएगा तो वो एक थ्योरी बन जाएगा ना कि हाँ भाई जितने भी सेब ऊपर फेंके गए वो सारे के सारे नीचे गिरते हैं। अच्छा, जो भी चीज ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे आती है। अतः ये बात हो गई ग्रेविटेशनल थ्योरी की या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, तो यहां से ये बात आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गई होगी। एक वर्ड आता है वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब भी यही होता है कि वो हाइपोथेसिस वर्किंग हाइपोथेसिस ही होगी, क्योंकि अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हमें अब समझना है कि ये वाली चीज आगे चल के किस तरफ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट हमें एक दिशा मिल चुकी है, एक गाइड मिल चुका है जिसके आधार पे हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं इसकी? 3 बेसिक विशेषताएं यहाँ पे हैं और आगे गुड एंड हार्ट की विशेषताएं। तो पहले तो वो कह रहे इट इज ए टेंटेटिव प्रपोजिशन, यानी कि एक काम चलाऊ। अभी काम चला लो, बाद में और अच्छा देखेंगे। अभी काम चलाओ, बाद में और अच्छा देखेंगे, वो वाला प्रपोजिशन है। यानी कि ये आधार वाक्य है, इसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। इट वैलिडिटी इज अननोन, यानी कि इसकी वैधता अज्ञात है। अज्ञात क्यों है? क्योंकि अभी हमने अपने कल्पना के आधार पे, अभी तक हमने जितना पढ़ा, समझा, देखा, सुना, उसके आधार पे है। अब हम कुछ बातें सिद्ध करने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए इसकी वैलिडिटी अननोन है। अगर नोन हो जाएगी तो वो फिर हाइपोथेसिस नहीं रहेगी, वो तो आपको बात पता ही है। फिर आप प्रूफ क्या करने जा रहे हो, आप जा कहाँ पे रहे हो? जब आपको पता ही है कि ये रास्ता इधर जाता है तो फिर कंफ्यूजन किस बात का, रिसर्च किस बात की? रिसर्च तो वही है जहाँ पे आपको कुछ पता हो और आप कुछ नहीं पता की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इन मोस्ट केसेस इट स्पेसिफाइज ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, यानी कि ज्यादातर केस 90% प्लस केसेस में या दो से ज्यादा चरों के बीच आपस में निर्धारण करना होता है। उदाहरण के लिए एक हाइपोथेसिस हो गई कि गरीबी और अशिक्षा ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। जो व्यक्ति गरीब होगा वो अशिक्षित भी होगा, जो अशिक्षित होगा वो गरीब भी होगा। तो यहाँ पे हमने 2 चर यानी कि वेरिएबल ले लिए। वेरिएबल से मतलब जो चीजें बदलती रहती हैं, कांस्टेंट मतलब जो बदलती नहीं है। तो गरीबी, किसी के पास ज्यादा पैसे होंगे, किसी के पास कम। अशिक्षा में भी कोई ज्यादा शिक्षित होगा, कोई कम अशिक्षित होगा। अब ये 2 चीजें हो गई जिनके आधार पे हम अपनी हाइपोथेसिस को जनरेट करेंगे और आगे काम करेंगे। अब इसमें तीसरी भी चीज आ सकती है, भाई गरीबी आ गई और मानसिकता भी आ गई इसमें। तो हमने कहा कि हाँ भाई 2 या 2 से ज्यादा चीजें जो एक दूसरे के साथ संबंध बनाए या एक दूसरे पर फर्क डाले, एक दूसरे पर इफेक्ट डाले, उन्हीं की बातचीत हम लोग अपने रिसर्च में और अपने हाइपोथेसिस में करते हैं और ज्यादातर 2 या 2 से ज्यादा हो जाती है ये। ठीक है, वर्किंग हाइपोथेसिस में गुड एंड हार्ट बताते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, यानी कि हाइपोथेसिस के बारे में हम समझे कैसे। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, एम्पिरिसिज्म होना चाहिए यानी कि अनुभव सिद्धता होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ये विशिष्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो
कि हम सारी ही चीज़ों की बातचीत कर रहे हैं। रिलेटेड विद अवेलेबल टेक्निक्स, यानी कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी आपको उपकरण, प्रविधियां दी गई हैं, उनका सही इस्तेमाल करना है और सिद्धांतों से संबंधित होना चाहिए। क्लैरिटी से मतलब ये है कि आप जो भी स्टेटमेंट बनाएं अपने हाइपोथेसिस का, उसमें जो की टर्म्स लेंगे आप, उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा पहले तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि आप जो भी स्टेटमेंट ले रहे हैं उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, जो ऐसी हो जो सभी के समझ में आ जाए। ये दो चीज़ें आपको लेनी है। आपने कहा कि भाई मेरी मम्मी ने इस तरीके से काम किया, अतः सभी मम्मियाँ इस तरीके से काम करती हैं, तो पहले आपको मम्मी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उस काम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आपको सिद्ध क्या करना है, यानी कि इसको की टर्म्स को आपको डिफाइन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मम्मी से मतलब आपका कुछ और ही है और फिर अगला आदमी जब पढ़े तो उसको कुछ और समझ में आए। तो इसलिए रिसर्च में हम लोग जो की टर्म्स लेंगे उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस पे काम कर लेंगे। दूसरी चीज अनुभव सिद्धता के आधार पे, यानी कि इसकी हम लोग जो वेरिफिकेशन करेंगे वो अनुभव सिद्ध ढंग से करेंगे। ऐसा ना हो कि वो अनुभव ही नहीं किया जा सकता है। जैसे गरीबी और अशिक्षा के बारे में सिद्ध किया जा सकता है, अनुभव सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन भगवान के बारे में ये वाली चीज थोड़ा सिद्ध करना पॉसिबल नहीं होगी। या आप अपने बायसेस के अनुसार कोई चीज बना लें। बायसेस मतलब आप अपनी जो भड़ास है उसको निकालने के लिए कोई हाइपोथेसिस बना ले कि सभी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। ठीक है, अब हम इसके आधार पे काम करेंगे, तो ये वाली चीजें गलत हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि जो यथार्थ से संबंधित हो, जो अनुभव सिद्ध ढंग से प्रूव करी जा सके, ऐसी हाइपोथेसिस बनानी चाहिए, और एक अच्छी हाइपोथेसिस में ये लक्षण होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती स्पेसिफिक या विशिष्टता। विशिष्टता में बात यह आती है कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ 5 चीजें हैं, लेकिन आपको काम तो सी और डी पर करना है। अब आपके सामने 5 चीजें चाहे जितनी आ जाए, आपको उनसे मतलब ही नहीं होगा। अब आप ए के बारे में भी स्टडी करने लग जाए, बी में भी स्टडी करें, ई में भी स्टडी करें, एफ में भी स्टडी करें, तो ये चीज गलत हो जाएगी। आपको एक निश्चित स्पेसिफिक बात लेकर चलनी होगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, आपको अपनी रिसर्च करने में कठिनाई आएगी। अच्छा, 5वीं चीज सिद्धांतों से संबंधित हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई थ्योरी है वो रिसर्च में काम आएगी, रिसर्च है वो थ्योरी में काम आएगी। तो इसके पहले आपको जो भी आप बात करना चाह रहे हैं उसके पहले क्या क्या सिद्धांत दिए जा चुके हैं उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। उनको आप जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी जो रिसर्च है उसमें हाइपोथेसिस बनाइए, और हाइपोथेसिस भी ऐसी बने कि वो सिद्धांतों से संबंधित हो, ना कि उनसे इतर जाते हुए बातचीत करें। मतलब अगर आप उससे रिलेट कराते हुए आगे बातचीत करेंगे तो काम सही बनेगा, वरना काम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, टाइम ज्यादा लग सकता है, और हो सकता है कि आप कोई निष्कर्ष ना निकाल पाए। तो अगर रिसर्च के शुरुआती दिनों में है तो आपको जो पहले से काम हो चुका है उसी के आधार पर आपको अध्ययन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी ने ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर सी काम किया, तो आपको अब इसी के अकॉर्डिंग आगे चल के सी डैश काम करना होगा, या सी प्लस काम करना होगा, या C1 काम करना होगा। इस तरीके से आप हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे जो इन्हीं सबसे रिलेटेड हो। आप C के बाद Z पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका आपस में डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो सिद्धांतों से संबंधित होना इसको बहुत जरूरी है। ठीक, तो गुड एंड हार्ट ने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस बताए हैं, 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं हाइपोथेसिस के गुड एंड हार्ट ने। आइए इन्हें देख लेते हैं। पहला इन्होंने जो टाइप बताया है वो है हाइपोथेसिस रिलेटेड टू एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटीज, यानी कि अनुभव सिद्ध समरूपताओं से संबंधित उपकल्पनाएं। इसका अर्थ क्या होता है? उदाहरण के लिए, जब भी हम उपकल्पना बना रहे हों तो हम अपने सामान्य जीवन में जो भी प्रचलित धारणाएं हैं, विचार हैं, मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, कहावतें हैं, या जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, जो सामान्य जन रीतियों में चलता रहता है, उनके आधार पे हम उपकल्पना बताएं और उनके अनुभव सिद्ध तरीके से व्याख्या करने की कोशिश करें। ऐसे उपकल्पनाओं को
हम सिर्फ टेस्ट करके उनके सामान्य ऑब्जर्वेशन से या हम सिंपल ऑब्जर्वेशन करके उन्हें नहीं जान सकते हैं। उनको जानने के लिए हमें उन्हें अनुभव सिद्ध ढंग से समझना पड़ेगा और उनकी सिद्धता को स्पष्ट करना पड़ेगा। उपकल्पना के लिए यदि हम इसी प्रकार की बातचीत करें तो मान लीजिए एक जो भी जन साधारण में प्रचलित मान्यता है कि बिल्ली के रास्ता काट जाने से अशुभ होता है, या गंजा व्यक्ति बहुत धूर्त और धनवान होता है। इस प्रकार की चीज़ें अनुभव सिद्ध तरीके से नहीं समझी जा सकती हैं। यह सिर्फ एक मान्यता है और इनका कोई भी अनुभव सिद्ध परख यानी कि हम अपने एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ों को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे इस प्रकार की हाइपोथेसिस में मान्य नहीं होंगी। हमें उन चीज़ों को लेना है जो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी हों और इसकी उपकल्पनाओं को हम अनुभव सिद्ध रूप से समझ सकें और उनको सिद्ध करने की कोशिश कर सकें। दूसरा टाइप आ जाता है हाइपोथेसिस रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स। इसका अर्थ क्या होता है कि हम अपने उद्देश्य को इस तरीके से बनाएं, उस हाइपोथेसिस को हम इस तरीके से बनाएं कि अलग अलग वेरिएबल्स, यानी कि मान लीजिए उसमें ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, और उनके बीच में पाए जाने वाले सहसंबंध को हम स्पष्ट करें और उसके हिसाब से हम अपनी उपकल्पना का निर्माण करें। गुडे और हार्ट का कथन है कि वास्तव में अधिक जटिल अनुसंधान के क्षेत्रों में, यानी कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइंसेज हैं, नेचुरल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम सोशल साइंसेज को मानते हैं, उनमें पुनः शोध करने के लिए उपकरणों और समस्याओं का निर्माण इस प्रकार से करना कि उपकल्पना का महत्वपूर्ण कार्य है। गुडे और हार्ट का कथन है कि वास्तव में अधिक जटिल अनुसंधान के क्षेत्रों में पुनः शोध करने के लिए उपकरणों और समस्याओं का निर्माण करना इस प्रकार की उपकल्पना का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल लग रहे होंगे और उनकी इंटरडिपेंडेंसी, यानी कि एक कैसे दूसरे को प्रभावित कर रहा है, दूसरा कैसे तीसरे को प्रभावित कर रहा है, तीसरा किस तरीके से पहले को प्रभावित करता है, इतनी जटिल संरचनाओं की जब हम स्टडी करेंगे तो तब जो हाइपोथेसिस बनाएंगे उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप कहेंगे, या हिंदी में आदर्श प्रारूपों से संबंधित उपकल्पनाएं। तीसरी चीज एनालिटिकल वेरिएबल्स, यानी कि विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पनाएं, हाइपोथेसिस रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स। इसमें भी सिर्फ हमें तार्किक विश्लेषण या हमें कार्यकारिणी व्याख्या नहीं करनी होगी, बल्कि हमें यह भी बताना होगा कि उनमें सहसंबंध किस तरीके से है, वो चर यानी कि वो वेरिएबल्स अपने आप में किस तरीके से डिफाइनेबल हैं, और आपस में उनके प्रयोग को कर आगे हम किसके निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। इसका एक उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं कि निर्धनता के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं है, बल्कि अनेक कारक संयुक्त रूप से निर्धनता में वृद्धि करते हैं। तो इस उपकल्पना के परीक्षण के लिए हमें कई सारे वेरिएबल्स की एनालिटिकल स्टडी करनी पड़ेगी, विश्लेषणात्मक स्टडी करनी पड़ेगी। और इस उपकल्पना की परीक्षा के लिए हमें सभी कारकों के सहसंबंध और उनके आगे के कारणों को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाएगा। इस टाइप की जो रिसर्च हाइपोथेसिस बनेगी वो इंटरडिसिप्लिनरी होगी। इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है, ये हमारे आप टर्म ऑफ द डे वाले वीडियो में देख सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक चीज़ पे अलग अलग डिसिप्लिन के लोग काम करेंगे। वो चीज़ किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगी, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट अपना अपना योगदान देके काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई गुडे एंड हार्ट की बताई हुई 3 बेसिक तरीके की हाइपोथेसिस। अच्छा, अब 2 तरीके की हाइपोथेसिस और आ जाती हैं। एक आ जाता है नल हाइपोथेसिस और एक आ जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं शून्य उपकल्पना, और इसको बोलते हैं वैकल्पिक उपकल्पना। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस समझ लेते हैं।
नल हाइपोथेसिस में बात ये होती है कि मान लीजिए जैसे आपने दो चीज़ें ली हैं ए और बी, और आपने बताया कि भाई इसके करने से ये होता है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस में हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी में कोई भी संबंध नहीं है और हमें इसी को सिद्ध करना है। और ये जो इसी को सिद्ध करना मतलब इनमें संबंध नहीं है, इसको सिद्ध करने वाली बात को हम फॉल्सिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, देखिए इसके फिलॉसफी क्या है, क्योंकि ये हो सकता है कि थोड़ा आपके दिमाग से ऊपर निकल रहा हो। उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक हाइपोथेसिस का कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां सिनेमा देखना अधिक पसंद करती हैं, ठीक है। यानी कि एक तरफ हमने वेरिएबल ले लिया जेंडर का, पुरुष और स्त्रियां, और हमने बताया कि भाई सिनेमा देखना या नहीं देखना किस बात पर निर्भर कर रहा है, यानी कि दूसरी तरफ है सिनेमा देखना या नहीं देखना। तो जब हमने उपकल्पना ये बनाई तो अब हमारे सामने नल उपकल्पना ये बनेगी कि पुरुष स्त्रियों में और सिनेमा देखने में कोई भी संबंध नहीं है, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो जब हम ये बात प्रूफ कर देंगे कि कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि हम अपनी बात को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि यार हमको तो ये सिद्ध करना था कि पुरुषों और स्त्रियों में सिनेमा देखना कौन ज़्यादा देखता है, कौन कम देखता है, या पुरुषों की तुलना में स्त्रियां सिनेमा देखना अधिक पसंद करती हैं, ये वाली बात ऐसा क्यों है। तो जब हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि पुरुष हो या स्त्रियां हो, सिनेमा दोनों लोग बराबर देखते हैं या नहीं देखते हैं, यानी कि पुरुष या स्त्री होने से सिनेमा देखने का कोई भी संबंध नहीं है। तो यदि हमने अगर ये नल हाइपोथेसिस प्रूफ कर दी नल हाइपोथेसिस, तो यानी कि अब हमें किसी और चीज की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और वो जो किसी और चीज की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं उसी को हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये हो जाएगी कि हाँ, पुरुष या स्त्रियों में से कोई तो ज्यादा सिनेमा देखता है, कोई कम सिनेमा देखता है। आइए इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, आगे इस पर रिसर्च की जाएगी। तो अब बात यह आती है कि हम लोग फॉल्सिफाई क्यों कर रहे हैं। पहली वाली जो स्टेटमेंट थी, जो हम लोगों ने पहला हाइपोथेसिस बनाई थी, उसको हम लोग नल हाइपोथेसिस में क्यों लगा रहे हैं। तो नल हाइपोथेसिस में लगाने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज हम जब विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो विज्ञान में एक सिद्धांत बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन। कार्ल पॉपर ने इसको बताया है, आप इसको जब हायर क्लास में देखेंगे तब पता चलेगा आपको। तो वो कहते हैं कि किसी भी चीज को सिद्ध मत करो, वो कहते हैं हर चीज को झुठला दो। यानी कि तुम्हें यह नहीं पता होगा कि सही क्या है और कितने हद तक वो सही है, उसकी डिग्री ऑफ सही होने की क्या है, लेकिन तुम्हें अगर यह पता चल जाएगा कि ये सही नहीं है, यानी कि ये गलत है, तो ये तो श्योर शॉट पता होगा कि ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान की वैज्ञानिकता इस बात में नहीं है कि वो क्या सिद्ध कर सकता है, विज्ञान की वैज्ञानिकता इस बात में है कि वो क्या झुठला सकता है, जिस बात का खंडन कर सकता है। तो कोई भी हम चीज लें, उसका हम खंडन करने का प्रयास करें अलग अलग डेटा से, अलग अलग तरीकों से, और अगर उसका खंडन हो जा रहा है, यानी कि वो बात बेकार थी, झूठी थी, उस पे तो रिसर्च होनी ही नहीं थी, और अगर वो झूठी नहीं हो पा रही है, यानी कि अब उस बात में दम है और अब उस बात को हम आगे लेके चलेंगे। अगर आपने पुरुष स्त्रियों की सिनेमा देखने की हैबिट्स पर रिसर्च करनी है और अगर ये 2 मिनट में झुठला दी जाती है आपके द्वारा कि यार इसका तो कोई संबंध ही नहीं है, हमने 100 लोगों पे रिसर्च करी और पाया यार कि पुरुषों और स्त्रियों में सिनेमा देखने वाली जो प्रवृत्ति है वो लगभग समान रहती है, यानी कि जेंडर का और सिनेमा देखने का कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो आप कहेंगे यार ये वाली जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी ये ट्रू हो गई। अब हमें जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो गई तो अब हमें कुछ और बनाना पड़ेगा, और अब हमें दूसरे प्रकार की उपकल्पनाओं पर काम करना पड़ेगा, जिसको अब हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नाम दिया है। ध्यान रखिए कि जब ये प्रूफ हो जाएगी, यानी कि हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि दोनों में कोई संबंध नहीं है,
या दोनों बराबर हैं। ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि दो चीजें अगर बराबर हैं तो कौन से प्रकार की हाइपोथेसिस बनेगी, तो नल हाइपोथेसिस बन जाएगी। अगर नल हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं हो पा रही है या रिजेक्ट हो जा रही है तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ेंगे। बात यहां पर शुरू हो जाती है। अगर ये वाली बात प्रूफ हो जाती है कि पुरुष और स्त्रियों में सिनेमा देखने वाली बात दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो फिर आप किसी दूसरी तरफ से जाइए। लेकिन अगर प्रूफ ये हो गया कि 100 लोगों में आपने देखा कि हाँ यार पुरुष ज़्यादा सिनेमा देखना पसंद करते हैं, तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई। अब आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ बढ़िए। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कल्पिक उपकल्पना से हमारा अभिप्राय कुछ ऐसी उपकल्पनाएं जो शोध समस्या के विश्लेषण में अलग अलग आधारों के आधार पे बनाई जाए और ये माना जाए कि जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तब हम इस तरीके की चीज़ों को कंसिडरेशन में लाएंगे। नल हाइपोथेसिस प्रूफ हो गई तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, वहां पर हम गलत जगह जा रहे थे। तो सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। और जो टेस्ट करने वाली जो चीज़ होगी वो सिर्फ नल हाइपोथेसिस होगी। जो बोलते हैं ना इनमें से कौन सी हाइपोथेसिस टेस्ट करने वाली है, तो वो नल हाइपोथेसिस ही है जो टेस्ट करने वाली है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई दो बेसिक। अब ये भी 4 प्रकार की अलग अलग हाइपोथेसिस हैं। नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस, हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रिवेलेंट और हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन। इनको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल स्मोकर्स इन द स्टडी पॉपुलेशन। यानी कि इन्होंने एक तरफ ले लिया मेल फीमेल ले लिया इन्होंने, और दूसरी तरफ ले लिया स्मोकिंग हैबिट। उन्होंने कहा कि क्या औरतों में ज्यादा स्मोकिंग हैबिट होती है या पुरुषों में होती है, इस बात को हमें देखना है। तो नल हाइपोथेसिस तो ये हो गई कि भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है, मेल भी उतना ही पीते हैं जितना फीमेल पीते हैं, या मेल पिए या फीमेल पिए उससे स्मोकिंग हैबिट का कोई भी संबंध नहीं है, या दोनों लोग ही नहीं पीते हैं। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि भैया ए जो है वो बी के बराबर है, यानी कि उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, फर्क नहीं है, चाहे ए लो या बी लो, बात एक ही है। तो उसको हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस या शून्य उपकल्पना कह दिया। अच्छा, 3 अलग टाइप की जो यहाँ पर हाइपोथेसिस बनी है वो बहुत रेयर है, इनको समझते हैं। ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स देन मेल्स आर स्मोकर इन द स्टडी पॉपुलेशन। यानी कि हाइपोथेसिस आपने ऐसी बनाई कि आपको पता है कि फीमेल कितने पीते हैं, मेल कितने पीते हैं, आपको ये नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि फीमेल जो है वो मेल से कुछ ज़्यादा सिगरेट पीती हैं। इस तरीके की बातचीत आई। मान लीजिए विदेश में स्टडी हो रही तो वहाँ पर औरतें भी खुलेआम सिगरेट पीती हैं और वहाँ पे ये आम बात मानी जाती है। तो वहाँ पे इस प्रकार से आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसको बोला जाता है हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये पता है कि इन दोनों में कुछ फर्क है, लेकिन कितना फर्क है ये नहीं पता। आपको बस ये पता है कि फीमेल जो है वो मेल से कुछ ज्यादा पीते हैं, ग्रेट प्रोपोर्शन है। वो कितना प्रोपोर्शन है उसको बारे में आपको नहीं पता। तीसरी चीज आ जाती है हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रिवेलेंट। पॉइंट प्रिवेलेंट यानी कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात पता है कि भाई ये चीज कितना है। उन्होंने बताया कि भाई टोटल ऑफ 60% ऑफ फीमेल्स एंड 30% ऑफ मेल्स इन द स्टडी पॉपुलेशन आर स्मोकर्स। यानी कि अब 60% फीमेल्स हैं, यानी कि पॉइंट प्रिवेलेंट हो गया अभी है, और 30% मेल्स हैं जो स्मोकिंग अच्छी खासी करते हैं। तो इसको हम लोगों ने बोला हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रिवेलेंट। अलग प्रकार की अब चौथी टाइप की जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन है, सह संबंध पर है। अब ये 60 और 30 की बात सह संबंध नहीं दिखाती। हो सकता है कि सिर्फ 60% फीमेल करती हो और बाकी की 40% फीमेल ना करती हो और मेल्स तो बिल्कुल ही ना करते हो। लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, कुल फीमेल पॉपुलेशन में 60% फीमेल्स करती हैं और कुल फीमेल पॉपुलेशन में 30% मेल करते हैं। लेकिन अब इन दोनों में भी संबंध दिखा दिया उसने। कैसे दिखाया? उसने दिखाया कि देयर आर ट्वाइस एज मैनी फीमेल स्मोकर्स एज मेल स्मोकर्स। यानी कि हर बार
महिलाएं दुगनी संख्या में मिलती हैं जितनी मेल मिलते हैं। मान लीजिए मेल 4 मिले तो महिलाएं 8 मिलेंगी, मेल 16 मिले तो महिलाएं उसको 32 मिलेंगी, और इस प्रकार से इसको बोला गया हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन, यानी कि इन दोनों में भी कुछ संबंध है। यानी कि मेल अगर x होंगे तो फीमेल 2x हो जाएंगी, ये इसका साधारण अर्थ है यहाँ पर। तो इसको बोला गया हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन। तो अब हम जानेंगे उपकल्पना की रचना किस प्रकार से होगी। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। उपकल्पना की रचना किस प्रकार से होगी, क्या क्या चीजें हमें समझनी होंगी, उन चीजों को बताया है आरल एकॉफ ने। इन्होंने विस्तार पूर्वक इस बात की चर्चा करी है कि उपकल्पना की बनावट के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। इनका कहना है कि अनुसंधान कार्य के लिए, यानी कि रिसर्च के लिए, जब भी किसी हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाएगा तो उसमें जो रिसर्चर होगा वो अपने कार्य को आगे बढ़ाते बढ़ाते भी उन चीजों को डेवलप कर सकता है। एकॉफ का यह मानना है कि कोई भी रिसर्चर जब किसी एक स्पेसिफिक फील्ड पर या किसी स्पेसिफिक एरिया पर रिसर्च कर रहा होता है तो उसके सामने जब वो रिसर्च करता रहता है, चीज़ों को ढूंढता रहता है, समझता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, तो धीरे धीरे उसके सामने कई सारे वैकल्पिक अनुमान आते रहते हैं कि हाँ या तो ये होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिनके सत्यापन से वो अपने किसी निष्कर्ष पे, किसी रिजल्ट पे पहुंच सकता है। मान लीजिए जैसे जैसे आप घर से सोच के निकले थे कि भाई आप इस तरफ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपको 10 चीज़ें और भी मिलती गई जो कि आपके रिसर्च में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचा रही हैं। तो एक रिसर्चर के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ वैकल्पिक अनुमानों को अपने साथ लेकर चले, उनके एप्लीकेबिलिटी के बारे में वो ध्यान दे, और वो किन किन चीज़ों पर आगे हम हटा सकते हैं या ले सकते हैं उनके बारे में वो जानने की कोशिश करे, प्रयत्न करे, और अपने सिद्धांत को, अपनी हाइपोथेसिस को और ज़्यादा रिफाइन करने की कोशिश करे, और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करे, और अच्छा करने की कोशिश करे। तो कई बार इस मोड में एक से ज़्यादा हमें हाइपोथेसिस जनरेट कर लेनी होती, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई कौन सी चीज़ काम में आएगी। लेकिन हाँ, एक से ज़्यादा जो भी हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे वो आपके सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड हो। आप ये नहीं कह सकते कि वो हमारे टॉपिक के इर्द गिर्द जा रही है, अलग जा रही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अपराध के कारणों को जानने से संबंधित कोई रिसर्च हो रही है, तो जैसे जैसे आप अपराध के अलग अलग सिद्धांतों को पढ़ते हैं, समझते हैं, आप ये देखते हैं कि अपराध होने के कारण और उनके सिद्धांत अलग अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग तरीकों के हैं। कहीं पर आर्थिक आधार पर व्याख्या करी गई है, कहीं पर सामाजिक आधार पर करी गई है, कहीं पर भौगोलिक आधार पर करी गई है, और अन्य तरीकों से अपराध के होने ना होने की अलग अलग तरीके से व्याख्या करी गई है। तो जब आप इस तरीके से पढ़ते जाएंगे और डीप स्टडी करते जाएंगे तो आपकी हाइपोथेसिस और ज़्यादा रिफाइन होती चली जाएगी, और आप अंत में जाके कुछ इस तरीके की हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि अपराध कुछ विशेष तरह के समूहों की संगति के प्रभाव का परिणाम होता है, या फिर अपराध इन निश्चित प्रतिमानों में जो कमी है उनके दौरान पाया जाता है। तो कुछ ना कुछ आप हाइपोथेसिस बना ही लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप और अच्छा पढ़ते जाएंगे और आगे चलते चले जाएंगे, एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस भी बन जाएंगी, जिनको आगे चल के आपको क्या बात प्रूव करनी है उसके आधार पे आप रिसर्च करेंगे, उन चीज़ों को लेंगे या नहीं लेंगे, काटेंगे या फिर अपने बैग में रखेंगे या नहीं रखेंगे, उस पर निर्भर करेगा। उपकल्पना की रचना के आधार पे गुडेनहार्ट ने 2-3 चीज़ें बताई हैं, 3 आधार यहाँ पर उन्होंने बताए हैं कि अगर आपको रचना करनी हो तो उनके आधार क्या होने चाहिए। उनमें अनुभव सिद्ध समानताएं होनी चाहिए, उनमें आदर्श प्रारूप होना चाहिए, और विश्लेषण के चर से सहसंबंध बनाने चाहिए। ठीक है, इन आधारों पर हम बातचीत करते हैं, और उन्होंने कहा कि कभी भी उपकल्पना बनाना हो तो इन 3 चीज़ों को आधार मान के अगर आप बनाते हैं तो आप अच्छी उपकल्पना का निर्माण कर पाएंगे। एम्पिरिकल एनालॉजीज का मतलब ये होता है कि कई बार देखा गया है कि कुछ अनुभवों के आधार पे हम उपकल्पनाएं बनाते हैं, तो कभी कभी अनुभव के आधार पे उपकल्पना इतनी सामान्य हो जाती है
इतनी जनरलाइज्ड हो जाती है, इतनी हम ये कहें कि लेमन टाइप की हो जाती है, साधारण लगती है कि हम उस पर रिसर्च कर नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी एक आंख होती है वो बहुत बेकार आदमी होता है, धूर्त होता है, उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि गांव की तुलना में नगर में अपराधों की दर अधिक होती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इन चीज़ों का कोई आधार नहीं है, या आपने बस सिंपल इधर उधर देखा और प्राप्त कर लिया। हाँ, पहली बात जो आई थी, जो हमने अपने वीडियो में बताई कि हाँ, पहले तो अपनी इंद्रियों के आधार पे कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन चीज़ों की सत्यता नापने के लिए उनको किसी पॉजिटिव फ्रेम में लेने के लिए, एक स्टैंडर्ड फ्रेम में लेने के लिए आपको अन्य सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहीं उनमें ऐसी बात तो नहीं है जो अनुभव सिद्ध ढंग से हम समझ ना पा रहे हों, या जिनको सिद्ध करने में आगे बहुत ज़्यादा कठिनाई आने लग जाए, या वो लग तो रही हैं कि वो बहुत स्टैंडर्ड हैं पर वो स्टैंडर्ड ना हो, वो तो बहुत एक घटिया टाइप की हाइपोथेसिस बन जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे रिसर्चर ने अपने अनुभव सिद्ध ढंग से, यानी कि अपनी एम्पिरिकल स्टडी से ये जान लिया था कि किस प्रकार से हमें अपने रिसर्च में आगे बढ़ना है और काम किस तरीके से करना है। उदाहरण के लिए सैमुअल स्टॉफर हुए, तो उन्होंने जो अपनी स्टडी करी थी वो उनकी एम्पिरिकल स्टडी थी। अमेरिका के जो सैनिकों के व्यवहार के बारे में उन्होंने अध्ययन किया है, वो बहुत अन्य तरीके की थ्योरीज पढ़कर नहीं, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने उन चीज़ों की व्याख्या करी है। उसमें बताया है कि तुलनात्मक अभावबोध होता है, सापेक्ष वंचना होती है, संदर्भ समूह जैसी चीज़ें बन जाती हैं, वो अलग की बातें हैं। तो अनुभव सिद्ध समानताओं से अर्थ ये है कि उपकल्पना की रचना का आधार हम कुछ ऐसी चीज़ें लें जो अनुभव की जा सकती हों बाकियों के द्वारा भी, और उसको हम सही ढंग से सिद्ध भी कर पाएं। ये दो बातें हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ हम देख रहे हैं कि हम बहुत साइंटिफिक ले रहे हैं या बहुत स्टैंडर्ड ले रहे हैं, कभी कभी वो बहुत अति साधारण हो जाती है। तो अति साधारण चीज़ों पे हम काम नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई आधार नहीं होगा, वो बस आपके मन में आ चुका है। इसको आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो और अच्छी बन जाएगी। अच्छा, चीज़ है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई आदर्श प्रारूप, जिसको बोला गया आइडल टाइप। अब आइडल टाइप आप लोगों ने मैक्स वेबर में पढ़ा होगा, आइडल टाइप क्या होता है। तो वही वाली चीज़ हम यहाँ पर भी लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श प्रारूप से हमारा अर्थ यहाँ पर यह है कि हम कल्पना की रचना आदर्श प्रारूप के साथ में करने की कोशिश करें। जैसे एक रिसर्च हुई तो उसमें जब ये समझा गया कि अल्पसंख्यक समूह जो माइनॉरिटीज होते हैं, वो जो उनमें जो डोमिनेंट लोग होते हैं, जो हाई नंबर्स में होते हैं, जिनकी कास्ट ऊंची होती है, जिनका धर्म में बहु ज़्यादा होते हैं, वो लोग, जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं, उनको दबाते हैं, उनको सप्रेस करते हैं। ये वाली चीज़ अब ये देखना है कि ये किस हद तक सप्रेस करते हैं, इसमें किस हद तक की सच्चाई है। इसको आइडियल मान के अगर हम काम करें तो ये आगे कहाँ तक जा पाएगा। इसी को हमने आदर्श प्रारूप बताया है, जो कि आधार बनेगा आपकी उपकल्पना की रचना में। अब जब भी ऐसी रिसर्च के हाइपोथेसिस की बात आएगी तो उसमें बात ये आएगी कि आपको ये देखना है कि दबाते हैं या नहीं दबाते हैं, किस हद तक दबाते हैं, क्या क्या कारण हैं, है ना, और कितना उस कथन में कितनी सच्चाई है ना। जैसे आपको ये देखना हो कि भाई ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो आपने भाई कुछ मानक बना लिए कि भाई ये मानक हैं, मानक नंबर 1 उसके अच्छे नंबर आते हो, मानक नंबर 2 वो सुबह जल्दी उठता हो, मानक नंबर 3 ये वो। तो आपने उस बच्चे के जो अध्ययन किया वो इन्हीं मानकों के आधार पे, और इसी को हमने आदर्श प्रारूप कहा है। ठीक है, इन्हीं के आधार पे हमने मान्यता उनके बारे में स्टडी कर ली कि हाँ यार वो लड़का होगा तो इस वजह से वो अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहा होगा, इस वजह से वो अच्छा बच्चा बन जाएगा।
तो उन्हीं को आदर्श प्रारूप कहा गया। अब इसमें पॉइंट ये है कि जब तक आप उस चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, आगे अपने अनुसंधान कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा कि उसमें सच्चाई कितनी है, वो आदर्श प्रारूप से किस हद तक मैच खा रहा है। तो ये चीज़ इसमें एक आपको करनी पड़ेगी। कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण के चरों का सहसंबंध। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, हमने बताया था इसके बारे में। उदाहरण अगर ले लेते हैं तो जन्म दर में वृद्धि अथवा कमी के लिए अनेक दशाएं उत्तरदायी होती हैं। यदि हम देखते हैं कि जिन समूहों में जन्म दर कम है उनमें शिक्षा का स्तर तथा आर्थिक स्तर ऊंचा है, तो इससे यह कल्पना निर्मित हो जाती है कि शिक्षा और आर्थिक समृद्धि का जन्म दर से एक प्रत्यक्ष सहसंबंध है। और इसी प्रकार के सहसंबंधों के आधार पर जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें ये वाली चीज इंक्लूड हो जाती है, जिसमें विश्लेषण के चरों के सहसंबंध भी हम दिखाते हैं। एक हाइपोथेसिस हो सकती है जिसमें तीनों हो सकते हैं, और एक हाइपोथेसिस हो सकती है जिसमें सिर्फ एक ही चीज हो। लेकिन अच्छा होगा कि आप आधार बनाएं इन्हीं तीन चीज़ों को अपनी हाइपोथेसिस का, यानी कि आप जो भी उनमें वेरिएबल लें उनमें सहसंबंध प्राप्त होने की चांसेस ज़्यादा रहें, जैसा कि अभी हमने उदाहरण के स्वरूप में आपको समझाया। अब हम समझते हैं उपकल्पना की रचना के स्रोत क्या होते हैं, यानी कि अगर हमें उपकल्पनाएं बनानी है तो हमारे सोर्स क्या होंगे, कहाँ कहाँ से हम कच्चा माल उठाएंगे। आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। गुडेनहार्ट की बुक है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, उन्हीं में ये सारी रिसर्च की जो चीज़ें हैं और हाइपोथेसिस के चैप्टर में ये सारी बातें बताई गई हैं। पहली चीज़ सामान्य संस्कृति। तो आपकी जो संस्कृति है वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को उठाएंगे और अपनी उपकल्पना को बनाने की कोशिश करेंगे। सामान्य संस्कृति से क्या मतलब है कि मान लीजिए अमेरिका की एक संस्कृति है और एक इंडिया की एक संस्कृति है, तो इन दोनों में कॉमन नाम की कोई चीज़ होगी, कॉमन। उसी के आधार पे आप कल्चर को फोकस में रख के अपनी हाइपोथेसिस का जनरेट करेंगे। तो उससे होगा क्या कि वो चीज़ अमेरिका में भी अप्लाई हो जाएगी, वो चीज़ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या इंडियन जो भी अनुसंधान करता है उसको भी वो इस्तेमाल में ला सकता है, और एक वृहद ढंग पे वो अप्लाई हो पाएगी, वृहद क्षेत्र पे वो अप्लाई हो पाएगी। और ये अच्छी बात होती है कि आप कोई भी हाइपोथेसिस बनाएं वो एक लार्ज एरिया को कवर कर ले। अगर बहुत ही 1 किलोमीटर के दायरे में ही वो हाइपोथेसिस काम कर रही है तो जनरली उसको बहुत अच्छी हाइपोथेसिस नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए हमने दोनों समाजों का अध्ययन किया और समझा कि भाई हाँ, गरीबी इन कारणों से प्रभावित होती है, या अपराध इन कारणों से प्रभावित होता है, या अगर देश में लोग खुश रहते हैं, अमेरिका में लोग जो खुश रहते हैं उनकी संस्कृति में ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, तो भारत में भी अगर उनकी संस्कृति में ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी तो वो लोग भी खुश रहेंगे। तो ये हमने संस्कृति के आधार पर यहाँ पर उपकल्पना के रचना के स्रोत को बताया। तो पहला स्रोत तो हो गया कल्चर, दूसरा हो गया साइंटिफिक थ्योरीज, यानी कि जितना भी आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जितना भी पहले काम हो चुका है वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की बात करें या फिर प्राकृतिक विज्ञान की बातचीत करें, दोनों में ही जो पहले काम हो चुका है अगर आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपकी अंदर क्यूरोसिटी बढ़ेगी जानने की, और अब आप एप्लीकेशन वाला जो पोर्शन है उसकी तरफ आप ज़्यादा जा पाएंगे। तो उपकल्पना के स्रोत आपके साइंटिफिक थ्योरीज भी हो सकती हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत भी हो सकते हैं, जो कि पहले से आपको मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए वेबर ने निष्कर्ष दिया कि कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों में से अधिक सामाजिक एकता होती है। ये एक बात करी थी मैक्स वेबर ने। दूसरी चीज आ जाती है कि हटन और नेस्फील्ड ने जब इंडिया में स्टडी करी कास्ट की तो अलग अलग थ्योरीज दी, उनको भी आप आधार मान के आगे चल के हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और प्रभु जाति की संकल्पना दी है, तो उसको भी हम आधार मान के जब भी हम किसी फील्ड में अगर उससे रिलेटेड स्टडी करने जाएंगे तो हमारे हाइपोथेसिस का जो सोर्स बनेगा
वो उनकी थ्योरीज बन जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि हाइपोथेसिस बनाने से पहले आप कुछ पढ़ के आइए, अच्छा खासा आप कंटेंट पढ़िए, उसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए, अपने जो भी रिसर्च से रिलेटेड हो। एनालॉजीज, समरूपता, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अनुरूपता से हमारा मतलब ये होता है कि ये होता है ऐसा, तो इस वजह से इसके सिमिलर में भी ये होता है ऐसा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे डार्विन ने उद्विकास के बारे में चर्चा करी, डार्विन ने एवोल्यूशन के बारे में बातचीत करी, तो उसी का सेम एनालॉजी यानी कि समरूपता बिठा दी हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की व्याख्या करने में। तो आप देख सकते हैं कि स्पेंसर पर डार्विन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। उन्होंने इनको पढ़ा, यहां से इन्होंने बहुत सारी हाइपोथेसिस जनरेट कर ली और उसी के एनालॉजी यानी कि उन्होंने उसी के समरूप पर उन्होंने व्याख्या कर दी। जैसे आज इतनी गर्मी हो रही है, जैसे मानो कि जैसे रेगिस्तान में जितनी गर्मी होती है वैसे आज गर्मी हो रही है। तो हमने क्या कहा, हमने समरूपता बता दी। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो, तो हमने एनालॉजी बिठा दी, समरूपताएं बिठा दी। तो हम समरूपताओं के आधार पर भी आगे अपनी हाइपोथेसिस को जनरेट कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप पर्सनली कितना एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को। आपने नहीं कोई किताब पढ़ी है, नहीं आप थ्योरीज पे जाना चाह रहे हैं, नहीं आप एनालॉजीज बिठा पा रहे हैं, लेकिन आपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि हाँ ए का संबंध बी से बन रहा है, तो चलो इस पर स्टडी करी जाए। और आपका जो ऑब्जर्वेशन था, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो इतना ज़्यादा वैलिड था कि आपकी बात प्रूफ हो गई। लोम्ब्रोसो ने स्टडी करी तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इस प्रकार के सर वाले होते हैं उनमें अपराध की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, जो मनुष्य इस तरीके के मुंह वाले होते हैं उनमें अपराध की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई होती। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी, उन्होंने कोई भी इसके बारे में किताब नहीं पढ़ी। ठीक है, तो वो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जितना भी देखा, समझा, जाना, उसके आधार पे आगे जब उन्होंने रिसर्च करी तो उन्होंने ए और बी में, यानी कि व्यक्ति जन्म से कैसा है दिखने में, उसकी जैविकी कैसी है और वो अपराध में कितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, अपराध की प्रवृत्ति कितनी है उसमें, वो उन दोनों के बीच में सहसंबंध दिखाने में वो कामयाब रहे। लोम्ब्रोसो, उनकी थ्योरी है बॉर्न क्रिमिनल की, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। पांचवी चीज़ आ जाती कंक्लूजन ऑफ वेरियस स्टडीज, यानी कि अलग अलग अध्ययनों को पढ़कर, समझकर, आगे बढ़कर उन्होंने अपने उपकल्पना के रचना को आगे बढ़ाया, उसकी स्रोत में उस चीज़ को हेल्प मिली उनसे। और छठी चीज़ है पर्सनल इंसाइट। अब देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल इंसाइट में अलग चीज़ें होती हैं। आप एक्सपीरियंस करें और आप ऑब्जर्व करें, वो चीज़ अलग हो जाती है। दूर बैठे बहुत सारे लोग कुछ देखते रहते हैं, उनको समझ में आ जाता है और उसके आधार पर भी वो अपनी हाइपोथेसिस को जनरेट कर लेते हैं, ये भी उनके पर्सनल इंसाइट में आ जाता है। इन दोनों को आप मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है जो देख रहा हो वो उसने एक्सपीरियंस भी किया हो, लेकिन जैसे व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि उसकी ये हो जाती है कि भाई हाँ, अब मैंने देखा है कि जो उच्च जातियाँ होती हैं वो निम्न जातियों पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करती हैं। तो इस प्रकार से उसकी वो पर्सनल इंसाइट हो गई, व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि हो गई। क्योंकि कुछ व्यक्ति इतने चिंतनशील, इतने विवेकपूर्ण और पैनी दृष्टि वाले होते हैं कि अपने निजी अनुभव के आधार पर वो एक विशेष समस्या का मूल कारण को समझकर उससे संबंधित एक विशेष उपकल्पना प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई उपकल्पना की रचना के स्रोत के बारे में। अब हम उपकल्पना की रचना में कुछ सावधानियां आती हैं, उनको हम देख लेते हैं, जिसमें हम उपकल्पना को बनाते समय कोई गलती ना करें। फिर वही बात आ रही एम्पिरिकली टेस्टेबल। आपको अगर एम्पिरिकल या एम्पिरिसिज्म शब्द का मतलब देखना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट टर्म ऑफ द डे में जाएंगे, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, आप देखेंगे, उसको अच्छे ढंग से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुभव सिद्ध जांच के योग्य से आधारण से अर्थ हमारा ये है कि अगर आपकी उपकल्पना इस तरीके की है कि
कि उससे संबंधित तथ्यों को हम अनुभव ना कर पाएं, हम आगे चल के सिद्ध ना कर पाएं, हम सत्यापित ना कर पाएं, वेरीफाई ना कर पाएं। वेरीफाई से मतलब ये है कि हम एक बार तो आपने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है, लेकिन जब दोबारा प्रूफ करने गए तो वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही, वो चीज़ हो ही नहीं रही है, तो वो वाली चीज़ हम नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप उपकल्पना ऐसी बना लें कि बुरे माता पिता की संतानें भी बुरी होती हैं, तो इसमें बुरे और अच्छे शब्द को तो आप परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये उपकल्पना सही है या गलत है, या इसके अनुभाविक तथ्य आपने कहीं से प्राप्त किए हैं या आपको कोई डेटा मिला है। इस तरीके की जो उपकल्पनाएं होती हैं वो वैलिड नहीं होती हैं, और इस तरीके की उपकल्पनाओं को बनाने से बचना चाहिए। हमें वही उपकल्पनाएं बनानी चाहिए जो अनुभव सिद्ध, जांच के योग्य हों, एम्पिरिकली भी टेस्टेबल हों। ठीक। दूसरी चीज आ जाती है कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए उसमें, यानी कि उसमें जो भी आप शब्द लें, जो भी आप टर्म्स लें, उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज वो क्लियर हों। उदाहरण के लिए, यदि इस प्रकार की उपकल्पना बन रही है कि टूटे हुए परिवार बाल अपराध का मुख्य कारण है, तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि बाल अपराध का तात्पर्य किन अपराधों से है और किन परिवारों को टूटे हुए परिवार कहा जाएगा। यानी कि अगर आपको ये नहीं पता है कि बाल अपराध क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपका ये नहीं क्लियर है, अगर आपको ये नहीं पता है कि टूटे हुए परिवार का क्या मतलब है, किन चीज़ों को आप टूटे हुए परिवार बोलेंगे, तो आप वहाँ पर अपनी उपकल्पना को बनाते समय बहुत सारी कमियां उजागर कर रहे होंगे। ठीक है। तीसरी चीज आ गई विशिष्टता, स्पेसिफिकनेस, यानी कि फिर वही बात लौट कर आ गई कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने टर्म्स को, अपने लाइन को, अपनी भाषा को लेके आपको विशिष्ट होना पड़ेगा कि भाई मैं ए और बी के बीच की बातचीत कर रहा हूँ, मेरा सी, डी और एफ और जी से कोई भी मतलब नहीं है। अगर हम सबकी बातचीत करने लग जाएंगे तो हो चुकी हमारी रिसर्च, तो हमें एक प्रकाश डालना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं ना कि एक स्पॉटलाइट होती है, वो आपको बताती है भैया यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, स्टेज तो पूरा इतना बड़ा है लेकिन आपको ध्यान सिर्फ इतने पर रखना है, तो उसको हम लोग विशिष्टता बोलते हैं, स्पेसिफिकनेस बोलते हैं। क्योंकि कोहेन ने भी कहा है इसके बारे में कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो कई बार रिसर्चर इतने ज़्यादा वेरिएबल्स उसमें डाल देता है जो कि बहुत नॉर्मल रिसर्च बन जाती है, फिर उसमें कुछ भी खास नहीं रहता और सारे वेरिएबल्स को वो स्टडी भी नहीं कर पाता और आगे चल के रिसर्च फंस जाती है उसकी। तो इसको दूर करने के लिए वो स्पेसिफिक हो, इस प्रकार की सावधानी उसे रखनी चाहिए। सिद्धांतों से संबंधित होना चाहिए। गुडेनहार्ट ने लिखा है कि यदि उपकल्पना पर आधारित निष्कर्षों के द्वारा किसी सिद्धांत का मूल्यांकन ना हो सके तो ऐसा अध्ययन केवल एक सर्वेक्षण रह जाता है। वो उसे हम अध्ययन नहीं कहेंगे, उसे हम सर्वे कहेंगे बस। किसी भी उपकल्पना को कल्पनात्मक विचारों से दूर रख के हम सिद्धांतों से जब रिलेट करा के उस चीज़ को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि उपकल्पना ज़्यादा अच्छी बनेगी जब हम उसे सिद्धांतों से संबंधित बनाएंगे। उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित होना चाहिए, यानी कि कौन सा टूल, कौन सी टेक्निक उसमें लगेगी, इसके बारे में एक उचित नॉलेज होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी उपकल्पना में गड़बड़ी हो जाएगी। अध्ययन इकाइयों की स्पष्टता होगी, यानी कि आप जब ए और बी के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो उनको आपको वेल डिफाइन होना चाहिए। उदाहरण के लिए वर्तमान युग में स्त्रियां की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो ये देखने में तो बहुत सरल सा एक स्टेटमेंट है, लेकिन जब हम इसमें तरह तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बारे में बातचीत आएगी कि स्त्रियों से हमारी जो स्टडी है वो कहाँ की स्टडी होगी, ग्रामीण होगी, नगरीय होगी, शिक्षित होगी, अशिक्षित होगी, बूढ़ी महिलाएं लेंगे, प्रौढ़ महिलाएं लेंगे, घरेलू महिलाएं लेंगे या नौकरी करने वाली महिलाएं लेंगे, कहाँ की महिलाएं लेंगे, इसके बारे में आपको अध्ययन की इकाइयों को अच्छे से स्पष्ट करना होगा। दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में भी इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि किन चीज़ों से हम उनकी सामाजिक परिस्थिति और किन चीज़ों से हम उनकी आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रख रहे हैं। अनेक अनुसंधानकर्ता किसी विशेष अध्ययन के लिए उपकल्पनाओं की एक लंबी सूची बना लेते हैं। ऐसी
हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा फॉल्टी होती हैं, बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण होती हैं। अनुसंधान कार्य के लिए मुख्य उपकल्पना केवल एक होती है, जबकि उससे संबंधित एक या दो या अन्य उपकल्पनाएं केवल उसकी सहायक उपकल्पनाएं होती हैं, जो उसकी सहायता देती हैं। जहां भी कमी होगी, जहां भी कोई बात फंसेगी, वो ये हाइपोथेसिस आपकी काम में आएंगी, आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस नहीं कह देंगे। उसके साथ जब हम सहायक उपकल्पनाओं को, उनके साथ जो सिद्धांत हैं उनको हम रिलेट करा के बताएंगे, तभी हम उसको एक अच्छी उपकल्पना बोलेंगे। तो हमारे सामने एक मुख्य उपकल्पना होनी चाहिए और उसके साथ सहायक उपकल्पनाएं भी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो उपकल्पना की रचना में हमें सावधानियां लेनी है। अब आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है। हालांकि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है तो हम लोग समझ चुके होंगे कि इसकी हाइपोथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन तब भी हम आगे इसमें बातचीत को समझ लेते हैं। उपकल्पनाओं का निर्माण तथा सत्यापन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि आप उपकल्पनाएं बनाएं और उनका सत्यापन करें। अगर या तो सत्यापित होंगी या तो नहीं होंगी। सत्यापित होंगी तो भी एक नई बात पता चलेगी और नहीं सत्यापित होगी तो भी एक नई बात पता चलेगी कि हाँ भाई, ये वाली चीज़ तो गलत होती है। और यही वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। जवोदा एंड कुक ने ये बात कही है। अच्छे अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण करना प्रमुख चरण है, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो हाइपोथेसिस का जनरेशन होगा। हालांकि ये हाइपोथेसिस जनरेशन से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपने अभी तक के वीडियो में समझ ली है। इसमें इंपॉर्टेंस में 4-5 इंपॉर्टेंस हम लोगों ने ली हैं। पहली इंपॉर्टेंस है अध्ययन की दिशा का निर्धारण। उपकल्पना से अनुसंधानकर्ता ऐसे तथ्यों को एकत्रित करने से बच जाता है जो बाद में अध्ययन विषय के लिए व्यर्थ सिद्ध होते हैं। ये पीवीएम का स्टेटमेंट है। उदाहरण के लिए हमने कई सारी चीज़ें ले ली, 1, 2, 3, 4, लेकिन हमारा काम तो सिर्फ 2 का ही था। तो हम 3 और 4 को क्यों लेंगे? तो हम पहले से ही डिफाइन करके चलें कि भाई हमें 1 और 2 की ही स्टडी करनी है, ताकि इससे हमारा समय जो है वो नष्ट ना हो। इसलिए भी हाइपोथेसिस बनाई जाएगी। अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में सहायक होंगी। बहुत अच्छी बात है। हमें पता हो कि भाई हम इस क्षेत्र की ही बातचीत करेंगे, हम इस क्षेत्र की बातचीत नहीं करेंगे। क्योंकि हम इस क्षेत्र को भी ले लें तो हमें इसको भी लेना पड़ेगा, फिर हमें इसको भी लेना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। उपकल्पना के प्रयोग से अध्ययन क्षेत्र सीमित हो जाता है और अध्ययनकर्ता गहराई में जाकर विषय का अध्ययन करने में सफल होता है। यानी कि अगर आप इतने ही एरिया में रिसर्च करेंगे, सब्जेक्ट एरिया जो होगा, तो इसमें आप और ज़्यादा डेप्थ में स्टडी कर पाएंगे, बजाय आप 10 चीज़ों में ध्यान लगाएं और उन पर रिसर्च करें। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो सारी चीज़ें रिलेटेड हो, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि आपका जो भी एरिया हो वो स्पेसिफिक हो। तीसरी चीज़ उपयोगी तथ्यों के संकलन में सहायक, यानी कि जो भी चीज़ हम अब डेटा कलेक्ट करेंगे, उनका डेटा का हमें करना क्या है, वो कहाँ पर जाएंगे, उनका यूज़ क्या होगा, उसको जानने में भी हमें हाइपोथेसिस की ही मदद लेनी होती है। तर्कसंगत निष्कर्षों में सहायक, यानी कि हाइपोथेसिस से हम कुछ ऐसी वैलिड बातचीत कर रहे होंगे जो किसी लॉजिक से आगे प्रूफ हो सकती हैं। कोई हम इलॉजिकल बातचीत नहीं करेंगे। इसकी वजह से भी हाइपोथेसिस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 5वीं चीज़ होती है सिद्धांत के निर्माण में योगदान देती है। आपने कोई भी हाइपोथेसिस बनाई, वही आगे चल के उसी पर रिसर्च होगी और वही आगे चल के थ्योरी बना देगी। तो हर बार थ्योरी जो है वो किसी हाइपोथेसिस की ही उपज होती है। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं गुडेन हार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक की हाइपोथेसिस की बातचीत हो गई। अब हम एक हाइपोथेसिस में एक टाइप 1 की एरर आती है और टाइप 2 की एरर आती है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। टाइप 1 एरर में हम क्या देखते हैं कि आपकी जो हाइपोथेसिस है, तो हाइपोथेसिस के ट्रू होने का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हमने ली हैं A और B, उनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन जब संबंध नहीं ऐसा प्रूफ हो, तब भी हम ये बोल दें कि इनमें कुछ ना कुछ तो संबंध है, इनमें कुछ ना कुछ तो संबंध है। अगर हम इस तरीके का
काम करते हैं तो इसको हम लोग टाइप 1 एरर बोल देते हैं। उदाहरण के लिए एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी जांच करवाने जाता है और ये सभी को पता है कि हाइपोथेसिस में ये बात आएगी ही आएगी कि वो व्यक्ति प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, यानी कि प्रेग्नेंट होना और उस बूढ़े व्यक्ति में, बूढ़े आदमी में, यहाँ पर मेल है, में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रिपोर्ट वो ये दे दे कि वो बूढ़ा आदमी प्रेग्नेंट है तो ये किस प्रकार का एरर होगा? ये टाइप 1 का एरर होगा और ये ज़्यादा खतरनाक होता है। दूसरी चीज़, इसका उल्टा हो जाएगा। उदाहरण के लिए हमने हाइपोथेसिस बनाई और वो फॉल्स हो गई। हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई। हाइपोथेसिस फॉल्स होने का मतलब ये है कि ए और बी में कोई तो संबंध है, ए और बी में कोई तो संबंध है। फॉल्स हो जाने का मतलब ये, भाई हमने पहले ट्रू बोला तो संबंध नहीं था, लेकिन अब हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई तो अब संबंध तो है। लेकिन जब संबंध हो और आप रिजल्ट में ये दिखा दें कि कोई संबंध नहीं है, ए और बी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो ये यहाँ पे टाइप 2 की एरर हो जाती है। उदाहरण के लिए एक औरत जो कि प्रेग्नेंट है वो अपना चेकअप कराने के लिए आती है, तो अब आप देख भी पा रहे हैं कि भाई उसका पेट निकला हुआ है, वो प्रेग्नेंट है, वो खुद भी कह रही है वो प्रेग्नेंट है, पर रिपोर्ट में वो दिखा रहे हैं कि नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है वो। तो जब इस प्रकार की एरर होगी तो हम इसको टाइप 2 का एरर बोल देंगे। ये दोनों ही एरर एग्जाम से पूछी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 की एरर ज़्यादा खतरनाक होती है, टाइप 2 की एरर कम खतरनाक होती है। लेकिन दोनों ही चीज़ों में हम जब देखते हैं कि हाइपोथेसिस ट्रू हो गई और उसको जब हम एक्सेप्ट कर लें, फॉल्स रिजेक्ट कर दें, तब हम टाइप 1 की एरर बताएंगे। यानी कि ट्रू हो जाए और हम इस बात को नकार दें कि वो ट्रू है, और दूसरे में फॉल्स हो जाए तो हम इस बात को भी नकार दें कि वो फॉल्स है और हम उसको ज़बरदस्ती ट्रू घोषित कर दें, तो हम वहाँ पर टाइप 2 की एरर कर रहे होंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। हाइपोथेसिस से आपके इसमें, अगर आप बीए में हैं, एमए में हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल से बिल्कुल मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया और